क्या कभी आपने सोचा है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े मॉल और महंगी महंगी गाड़ियां डेवलपमेंट का मतलब होती हैं क्या? या फिर एक कंट्री में रहने वाले सारे लोग जब खुश होते हैं तब वो कंट्री डेवलप कहलाती है? और अगर यही डेवलपमेंट के मापदंड है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपकी खुशी किस चीज में है? अनलिमिटेड वाईफाई में या पेट भर खाने में? इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं सिद्धार्थ शर्मा आप लोग के लिए क्लास 10th इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आ गया हूं। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। तो आइए सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट की डेफिनेशन को ही डिस्कस कर लेते हैं। डेवलपमेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि एक कंट्री में जब ऑल राउंड इंप्रूवमेंट होती है, एक कंट्री में जब ऑल राउंड इंप्रूवमेंट होती है तो वो कंट्री डेवलपमेंट कहलाती है। ऑल राउंड इंप्रूवमेंट कौन कौन से एक्सपेक्ट में? फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास फ्रीडम हो कोई भी रिलीजन को फॉलो करने की, किसी भी ऑक्यूपेशन को करने की, या कहीं भी जाने की, या अपने अपने आइडियाज को शेयर करने की, या फिर जब आपके पास अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो, जब आपकी कंट्री में इकोनॉमी की क्वालिटी हो, ऐसा ना हो कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो, या फिर जब आपकी कंट्री में आपके पास सिक्योरिटी हो, आपकी कंट्री में टेररिज्म कम हो, क्राइम कम हो, या फिर जब आप अपनी जिंदगी डिग्निटी के साथ जी रहे हो, जब आपका एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, तो वो कंट्री डेवलप कहलाती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स होते हैं जिनसे आप कह सकते हो कि एक कंट्री डेवलप है कि डेवलपिंग है या अंडर डेवलप है। तो आइए अपन देखते हैं इसी चैप्टर में आगे कि क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के। देखिए, सबसे पहली बात, डेवलपमेंट के दो डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। पहली बात यहां पे लिखी हुई है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। यहां पे मैंने दो फोटो लगा रखी है। ये जो कन्या है ये अमीर घर से बिलोंग करती है और जो ये बालक है ये गरीब घर से बिलोंग करता है। इनके लिए इंडिया डेवलप नहीं है। मैंने कहा मैडम क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा इंडिया इसलिए डेवलप नहीं है क्योंकि मेरे घर के आसपास गुची की शॉप नहीं है जहां से मैं पर्स खरीद सकूं, या रोलेक्स का शोरूम नहीं है जहां से मैं महंगी घड़ी खरीद सकूं। ऑन द अदर एंड, क्योंकि मैं एक गरीब बालक हूं और अगर आप मुझसे पूछे कि सर डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि मैं जिस सड़क पे ये बैलगाड़ी चला रहा हूं, अगर वो सड़क प्रॉपर हो, मेरे ये जो चार बच्चे इन्नू मिन्नू टिन्नू, अगर इनके पेट में पेट भर खाना हो, तो वो डेवलप है। तो यहां पर आप देख सकते हो दो अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग है। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। दूसरा एस्पेक्ट क्या डेवलपमेंट का, आइए इसको भी चर्चा कर लेते हैं। दूसरा एस्पेक्ट यह है कि एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है, हो सकता है वो दूसरे पर्सन के लिए डेवलपमेंट ना हो, इनफैक्ट उसके लिए वो नेगेटिव चीज हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जंगल में रहता था, एकदम से सरकार आई, सरकार ने कहा आपको ये जंगल खाली करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं जंगल क्यों खाली करूं? मैं कई सालों से इस जंगल में रह रहा हूं, मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे परदादा सब लोग इसी जंगल में रहते थे। उन्होंने कहा आपको खाली करना पड़ेगा क्योंकि हम यहां पे बनाने जा रहे हैं एक डैम। जब हम डैम बनाएंगे तो हम इस जंगल को करेंगे साफ और आप सबको यहां से निकलना पड़ेगा। मैंने कहा डैम बनाओगे तो इससे मुझे क्या फायदा होगा? इन्होंने कहा डैम से मिलेगी बिजली। मैंने कहा बिजली का मैं क्या करूंगा? क्योंकि अगर आप मुझे मेरे घर से ही निकाल दोगे, मेरे को यहां से निकाल दोगे, मैं तो यहीं पर रहता हूं, ये मेरा घर है, ये जंगल के रिसोर्सेस को मैं इस्तेमाल करता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए डेवलपमेंट के लिए डैम बहुत जरूरी है क्योंकि डैम से बनती है बिजली और बिजली शहर के लोगों को आज की तारीख में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा ये जो डैम बना, इससे जो डेवलपमेंट हुआ, इससे शहर के लोगों को तो फायदा हुआ, लेकिन उस जंगल में रह रहे लोगों के लिए वो नेगेटिव पॉइंट हुआ क्योंकि उनको अपना जंगल, अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ रहा है। हो सकता है उनको बिजली यूज भी ना करने को मिले क्योंकि वो अब कहीं और जिस जंगल में जाके रहेंगे वहां पे हो सकता है बिजली ना पहुंचे। तो दूसरा एस्पेक्ट ये डेवलपमेंट का कि एक आदमी के लिए जो डेवलपमेंट है, हो सकता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, इनफैक्ट हो सकता है वो उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो। आइए आगे हम लोग समझते हैं। अगली बात आ जाती है व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, नेशनल डेवलपमेंट जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जब एक नेशन लेवल पे, एक कंट्री के लेवल पे जब डेवलपमेंट होने लगता है तो उसे नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए, नेशनल डेवलपमेंट को समझाने के लिए मैंने 4 पॉइंट निकाल रखे हैं। अगर आपने 4 पॉइंट पढ़ लिए तो नेशनल डेवलपमेंट आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहली बात यहां पे ये लिखी हुई है कि वेदर ऑल द आइडियाज टेकन आर इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी कि आप जो डेवलपमेंट के आइडियाज हैं क्या वो सारे आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी 1947 में, तो उस टाइम पर हमारी कंट्री के जो पॉलिटिशियंस थे उनके पास बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को चूज कर गए थे, सारे रिसोर्सेज लेकर गए थे, बर्बाद करके गए थे हमारी कंट्री को। ऐसे में क्या करें, अब ये कंट्री हमें जीरो से मिली थी, इसको हमें यहां से डेवलप करना था।
तो हमारे लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमें पहले क्या बनाना चाहिए, उस टाइम के हमारे जो पॉलिटिशियंस है उनको यह सोचना था। तो इसीलिए ऐसे डिसीजंस लेने थे जो सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप जीरो से कंट्री मिली, पहले काम करते हैं, पहले रोडे ही बना लेते हैं। जब पूरी कंट्री की रोड्स बन जाएंगी फिर इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेंगे, फिर जब इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी तो अब हम लोग खाने की व्यवस्था करेंगे, जब खाने की व्यवस्था हो जाएगी तो हम लोग पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। ऐसे तो हो सकता है कुछ टॉपिक्स तक पहुंचते पहुंचते कई साल लग जाए। इसलिए हमारी कंट्री हो चाहे दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज हो, वो 5-5 साल का प्लान बनाती है। और हमारी कंट्री का पहला 5 ईयर प्लान आया था 1951 से 56 में, जिसमें हमारी कंट्री ने 5 साल की प्लानिंग करी थी कि अगले 5 साल के अंदर हम इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। फन फैक्ट, 5 साल ही क्यों? अरे भाई साहब, क्योंकि इंडिया में जो पॉलिटिशियन जीत के आते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हो, 5 साल के लिए रहते हैं, तो प्लानिंग तो 5 ही साल की करेंगे ना। अगर मान लीजिए मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं 15 साल की प्लानिंग कर लूं और 5 साल बाद मुझे हटा दिया जाए, तो मैंने जो प्लानिंग करी है क्या अगला प्राइम मिनिस्टर उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा? इसके ऊपर डाउट है। तो इसीलिए हर कंट्री जब प्लानिंग करती है तो वो 5 साल की प्लानिंग करती है, और इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 में आया था। इस पहले 5 ईयर प्लान में इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई साहब, हमारी कंट्री में बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करना है, लेकिन हम कुछ चीजों के ऊपर सबसे पहले 5 ईयर प्लान में काम करेंगे, वो है हंगर को रिड्यूस करना है, भूखमरी को हटाना है देश से, पॉवर्टी को हटाना है यानी कि गरीबी को हटाना है इस देश से, और साथ ही साथ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। सोचिए हमारे उस टाइम के पॉलिटिशियन कितने विजनरी थे। उनको जब देश मिला तो उनको उस टाइम पे पता था कि पढ़ाई लिखाई की कितनी वैल्यू है। उस टाइम पे उन लोगों ने आईआईटी, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट्स बनाए, जिसके कारण आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के सीईओ या फिर फाउंडर्स जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो यहां पर हमारे पॉलिटिशियंस ने उस टाइम पर इन्वेस्ट किया था, जिसके फ्रूट्स अब हम लोग खा रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो फेयर, सबके लिए इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात, वेदर द डिसीजंस आर टेकन आर फेयर एंड जस्ट फॉर ऑल। भाई डिसीजन जो लिए जा रहे हैं वो फेयर है और सबके लिए बराबर है कि नहीं। एक सिंपल सी बात, मैं भोपाल में रहता था पहले, तो कई बार क्या होता था कि कुछ सड़कें ऐसी होती थी जिनको एकदम चिकना बना के रखते थे, आप उनके ऊपर स्केटिंग कर लो, इतनी साफ सुथरी, और उन सड़कों पे इतना ट्रैफिक भी नहीं होता था। ऑन द अदर हैंड, भोपाल के ही कुछ ऐसे भी इलाके थे जहां पे बहुत ज्यादा हैवी पॉपुलेशन रहती थी, उन सड़कों पे बहुत बहुत सारी गाड़ियां निकलती थी, लेकिन उसके बावजूद उन सड़कों की जो हालत थी वो बहुत खराब थी। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों? तब मुझे ये बात रियलाइज हुई कि ये जो सड़कें अच्छी कंडीशन में इसलिए रखी जा रही क्योंकि यहां से वीआईपी मूवमेंट होता है, और शहर का जो दूसरा कोना जहां पे वीआईपी लोग नहीं जाते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस नहीं जाते हैं, तो वहां पर डेवलपमेंट करा ही नहीं जाता। तो यहां पर आपने जो पैसा लगाया सिर्फ चंद लोगों के लिए, क्या वो फेयर था? क्योंकि जो ये पैसा आ रहा है ये पूरी कंट्री का पैसा है, तो इसमें डेवलपमेंट हो रहा है तो सबका होना चाहिए। सिर्फ कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? इनफैक्ट अगर डेवलपमेंट कर ही रहे हो, रोड बना ही रहे हो, तो वो रोड बनाओ जिससे मासेस को फायदा हो। तो यहां पर दूसरा पॉइंट यही है कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो फेयर हैं और वो सबके लिए हैं कि नहीं है। यह था आपका दूसरा पॉइंट। आइए हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि जो आप काम कर रहे हो क्या वो सही है, क्या उसके अलावा उसको करने का और भी कोई बेहतर तरीका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे एक मीम से समझाने की कोशिश करी है। आप बिजली बना रहे हो डैम से, ठीक है, अच्छी बात है, डैम बनाते हो, उससे बिजली बनती है, लेकिन डैम बनाने के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप डैम बनाते हो तो जो लोकल लोग होते हैं, जो जंगलों के आसपास रहते हैं, उनको रिलोकेट कराना पड़ता है। जब आप डैम बनाते हो तो कई बार जंगल को काटना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। जब आप डैम बनाते हो तो कई बार जंगल की मिट्टी डूब जाती है, जिससे मिट्टी का नुकसान होता है। तो क्या डैम से ही इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है? क्या इसके अलावा कोई और बेटर तरीका नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप सोलार पैनल से बिजली बना लीजिए। तो यहां पर यही बात आ जाती है कि क्या आप जो काम कर रहे हो, क्या वो उस काम को करने का बेस्ट तरीका था या उससे भी अच्छा कुछ तरीका हो सकता था। यह था तीसरा पॉइंट। चौथी पॉइंट, हम लोग नेशनल डेवलपमेंट के बारे में आपको यह बता रहे थे कि वेदर द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ओनली अ स्मॉल ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेदर द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ओनली अ स्मॉल ग्रुप। वही भोपाल वाले एग्जांपल से ले लेते हैं। एक रोड है जिसपे सिर्फ कुछ आप ये समझ सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट वीआईपी पॉलिटिशियंस चलते थे। उस रोड को बनाया जा रहे हो, रोड के ऊपर रोड बनाए जा रहे हो, रोड के ऊपर रोड बनाए जा रहे हो,
ऑन द अदर हैंड जो दूसरी रोड है जिसको जरूरत है, जिसपे कई हजार गाड़ियां निकलती, कई लाख गाड़ियां निकलती दिन भर में, उस पे इतने गड्ढे हो रखे हैं, उसको कोई नहीं देख रहा है। तो जो आपने डेवलपमेंट किया, क्या इससे मासेस तक पहुंच, वो मासेस को काम आया कि सिर्फ एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को काम आया? ये चार चीजें जो होती हैं, ये नेशनल डेवलपमेंट करते वक्त दिमाग में रखती है कंट्री, उस कंट्री की गवर्नमेंट। आशा करता हूं आप लोग को यह बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि कैसे डिसाइड करें कि कौन कौन सी कंट्रीज कितनी कितनी डेवलप है। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। देखिए, डेवलपमेंट का कंपैरिजन करने का सबसे सिंपल तरीका होता है पैसा। पैसा यानी कि आपको पता है कि जो कंट्रीज हायर इनकम कंट्रीज होती हैं, यानी जो जो कंट्रीज बहुत बहुत पैसा कमाती है, जिनकी कंट्री के लोग जो होते हैं बहुत बहुत पैसा कमाते हैं, नॉर्मली देखा गया है कि वो कंट्री ज्यादा डेवलप होती है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले जाइए, वहां पे आम आदमी की जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप कह सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी बहुत डेवलप है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा आप पैसा कमाओगे उतना ज्यादा आप सरकार को टैक्स दोगे, जितना ज्यादा आप सरकार को टैक्स दोगे, सरकार उतने ज्यादा पैसों का इस्तेमाल करके कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएगी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो इसीलिए इनकम और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलती, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो यह बात हो जाती है पहली। लेकिन कैसे पता करें कि टोटल इनकम कितनी है कंट्री की? देखिए, मैंने यहां पर आपको इस बात को समझाने के लिए मैं आपके 5 मिनट लूंगा, लेकिन 5 मिनट के अंदर ये मेरी गारंटी है कि आपको टोटल समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंट्री की टोटल इनकम निकालने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप उस कंट्री के जितने भी लोग हैं उन सबकी इनकम को प्लस कर दो, सबकी इनकम प्लस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कंट्री में 5 लोग रहते हैं और ये भी 10 कमाता है, 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 टोटल निकल के आ जाता है 50। तो टोटल इनकम निकालने का तरीका होता है उस कंट्री में रह रहे सारे लोगों की इनकम को प्लस कर दो। तो आप कंट्री के लोगों की सबकी इनकम जब आप प्लस कर देते हो, उससे कंट्री की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, मुन्ना व्हाट इज जीडीपी, तो आपको जवाब देना है कि कंट्री में रह रहे सारे रेसिडेंट्स की जब आप इनकम प्लस कर देते हो तो इससे जीडीपी निकल के आता है। ठीक है, लेकिन जीडीपी जो है वो एक सही तरीका नहीं है कंट्री की टोटल इनकम को जज करने का। क्यों नहीं है सर? आइए इसका एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। यहां पर मैंने आपको 2 कंट्री का एग्जांपल दे रखा है। पहली कंट्री के अंदर हर इंसान 10 रुपए कमाता था। ठीक है, हर इंसान 10 रुपए कमाता था और उस कंट्री के अंदर टोटल सिटीजन्स कितने थे? टोटल सिटीजन्स थे 100 लोग हैं और हर इंसान 10 रुपए कमा रहा है, तो उस कंट्री की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? टोटल इनकम निकल के आ जाएगी 1000। ठीक है, कंट्री नंबर 2, यहां पर हर इंसान की जो इनकम है वो है 100 रुपए और इस कंट्री के अंदर टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग है इस कंट्री के अंदर 5। तो अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इसकी इनकम कितनी निकल के आ जाएगी? 500। अब आप देख सकते हैं यहां पे 2 एग्जांपल है। एक कंट्री में क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा थी लेकिन पर पर्सन इनकम इनकी कम थी, उसके बावजूद पॉपुलेशन के कारण इनका टोटल जीडीपी ज्यादा निकल के आ गई। पॉपुलेशन के कारण, सिर्फ पॉपुलेशन के कारण इनकी टोटल जीडीपी ज्यादा निकल के आ गई, जबकि पर पर्सन इनकम कम है। इधर हम बात करें तो पॉपुलेशन कम है लेकिन पर पर्सन इनकम ज्यादा है, उसके बावजूद आप इसकी टोटल जीडीपी देखो तो वो कम निकल के आ रही। तो यहां पर नुकसान होता है भाई, यहां पर नुकसान होता है कुछ कंट्रीज का जिनकी पॉपुलेशन कम है। फॉर एग्जांपल भारत है, हमारे भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हम लोग ज्यादा पैसे नहीं कमाते, हम लोग थोड़े थोड़े पैसे कमाते हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण हमारी कंट्री की टोटल इनकम बहुत ज्यादा निकल के आ जाती है। तो ऐसे में हमारी कंट्री की जीडीपी दुनिया की 4थी-5वीं सबसे ज्यादा हो जाती है, 4थी-5वीं सबसे ज्यादा हो जाती है। लेकिन क्या हमारी कंट्री के लोग इतना, अब आप बोलोगे जीडीपी इतनी बड़ी जीडीपी 4थी-5वीं, तो इंडिया में रह रहे लोग तो बहुत अमीर होंगे। नहीं, हम लोग बहुत गरीब हैं अभी भी, क्योंकि पर पर्सन हम लोग अभी भी कम कमा रहे हैं। हमारी जीडीपी सिर्फ इसलिए बढ़ गई क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है। इसलिए जीडीपी से आप यह अंदाजा नहीं निकाल सकते हो कि उस कंट्री में रह रहे लोग कितने अमीर या कितने गरीब होंगे, वो कंट्री कितनी ज्यादा डेवलप होगी। तो सर यह तरीका नहीं हो सकता, तो फिर हम क्या करें? आप ही बता दीजिए। आप प्रॉब्लम बताते हो तो सॉल्यूशन भी बता दो। तो बेटा यहां पे इसका सॉल्यूशन है पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम।
पर कैपिटा इनकम क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे भारत के अंदर 4 लोग रहते हैं, ओनली 4 पीपल इन इंडिया। सबसे पहले अंबानी जी, जिनकी इनकम है 50 रुपए। फिर है श्री रतन टाटा जी, उनकी इनकम है 150 रुपीज। फिर है अडानी जी, इनकी इनकम है 50 रुपीज। और फिर है श्री श्री सिद्धार्थ जी शर्मा, और इनकी इनकम है 5000 रुपए। तो अगर आपको पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो इस कंट्री में रह रहे सारे लोगों की इनकम ऐड कर दो। 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 150 250, और 250 प्लस 5000 हो जाएगा 5250। पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए क्या करना है, कंट्री में रह रहे सारे लोगों की इनकम प्लस कर दो। अरे सर ये तो जीडीपी होता था, जब आप सारे लोगों की इनकम प्लस कर देते थे इसको तो जीडीपी कहते थे। नहीं, पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए जीडीपी जो आती है, यानी कि लोगों की सबकी इनकम करो प्लस, और उस कंट्री में रह रहे लोगों से उसको डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल इस कंट्री में थे 4 लोग और हमारी टोटल इनकम कितनी थी, 50 50 150 5000। तो हम क्या करेंगे, सबका टोटल करेंगे 5250, और उस कंट्री में रह रहे टोटल लोग, अभी पिछले एग्जांपल में बताया कितने लोग रह रहे हैं, 4 लोग, तो 4 से डिवाइड कर देंगे और जो नंबर निकल के आएगा वो उस कंट्री की निकल के आएगी पर कैपिटा इनकम। इज दैट क्लियर? तो मेरे बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, जब एक कंट्री में रह रहे सारे लोगों की इनकम को आप ऐड कर देते हो तो वो होती है जीडीपी। जब आप जीडीपी का उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो तो निकल के आता है पर कैपिटा इनकम। आशा करता हूं आपको पर कैपिटा इनकम समझ में आ गया होगा। यहां पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन दे रखी है जो आपके ना केवल प्री बोर्ड्स, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर ये हो गई पर कैपिटा इनकम। हमें समझ में आ गया था कि जीडीपी सही तरीका नहीं है एक कंट्री की लोगों की इनकम पता करने का, सही तरीका है पर कैपिटा इनकम। तो अब आप बताइए कि किसकी पर कैपिटा इनकम कितनी होगी जब हम एक डेवलप कंट्री या हाई इनकम कंट्री कहलाएंगे, और कितनी होगी जब हम एक लो इनकम कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री कहलाएंगे। इसके लिए यहां पर मैं आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं। यह रिपोर्ट रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखिए इस चैप्टर के अंदर आपको 2 रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, एक वर्ल्ड बैंक वाली और एक अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो वर्ल्ड बैंक की जो ये रिपोर्ट है इसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक क्या करता है, कंट्रीज को रैंकिंग करता है कि कौन सी कंट्री डेवलप कंट्री और कौन सी कंट्री अंडर डेवलप कंट्री है, कौन सी कंट्री रिच कंट्री है, कौन सी कंट्री पुअर कंट्री है। और इसके लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं पर कैपिटा इनकम का। तो इसीलिए मैंने आपको पहले पर कैपिटा इनकम का मतलब बताया। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम $49,300 पर एनम है, $49,300 पर एनम है या इससे ज्यादा है, तो वो कंट्री कहलाती है हाई इनकम कंट्री। ऐसी कौन कौन सी कंट्री हाई इनकम कंट्री, इसके एग्जांपल है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। मिडिल ईस्ट की सारी नहीं आती है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर है ना, यूएई, ये हो जाती है। लेकिन ईरान, इराक ये भी मिडिल ईस्ट में आता है, लेकिन वो हाई इनकम कंट्री का पार्ट नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज। तो ये हो गई हमारी हाई इनकम कंट्री, क्योंकि इनकी पर कैपिटा इनकम $49,300 से ज्यादा है पर एनम। अब आ जाते हैं लो इनकम कंट्री की। लो इनकम कंट्री वो कहलाती हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम $2,500। $2,500, सोचिए कितना डिफरेंस है, कहां $50,000, कहां $2,500। तो अगर आपकी पर कैपिटा इनकम $2,500 है यानी $2,500 पर एनम है, तो आप लो इनकम कंट्री या पुअर कंट्री कहलाओगे। एग्जाम्पल हो जाते हैं अफगानिस्तान, सोमालिया, मेडागास्कर। अफ्रीका की ज्यादातर कंट्रीज लो इनकम कंट्रीज में आती है। तुम्हारे दिमाग में आई ना क्यूरियोसिटी कि सर हमारा भारत काय में आता है, हाई इनकम कंट्री कि लो इनकम कंट्री? बच्चों हम लोग आते हैं मिडिल में, हम लोग आते हैं मिडिल इनकम कंट्री, क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम $6,700 पर एनम है। जैसा कि मैंने आपको बताया $50,000 वाले, $50,000 पर एनम वाले जो लोग हैं वो कहलाते हैं हाई इनकम कंट्री। $2,500 पर एनम वाले जो लोग हैं, मैं यहां से कॉमा हटा देता हूं, $2,500 पर एनम वाले जो लोग हैं वो कहलाते हैं लो इनकम कंट्री। भारत आता है बीच में क्योंकि हमारी इनकम है $6,700 पर एनम।
तो ये डेटा आप लोग को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी हाई इनकम कंट्री, कौन सी लो इनकम कंट्री, ये कौन डिसाइड करता है, कौन सी एजेंसी इसकी रिपोर्ट निकालती है, रिपोर्ट का नाम क्या है, ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गई बच्चों एक रिपोर्ट के बारे में। तो सर क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है? वर्ल्ड बैंक भी जो रिपोर्ट निकाल रही है वो पैसे के ऊपर ही निकाल रही है, भाई पैसा इतना है तो हाई इनकम, पैसा नहीं है तो लो इनकम? नहीं, कुछ और भी मापदंड, कुछ और भी क्राइटेरियाज होते हैं। आइए उन क्राइटेरियाज को समझते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि एक देश के अंदर कितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन बनाने से पहले खत्म हो जाते हैं, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अपना पहला जन्मदिन बनाने से पहले जो बच्चे खत्म हो जाते हैं, अब वो क्यों खत्म हो गए, उसके कई रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब वो मदर्स वोम्ब के अंदर थे तो हो सकता है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले हो, या फिर हो सकता है कि जब वो डिलीवरी हो रही हो तब कुछ मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस के कारण वो डिलीवरी बिगड़ गई हो, या फिर आफ्टर बर्थ के बाद मां की तबीयत बिगड़ जाए या जो बच्चा है उसकी तबीयत बिगड़ जाए और उस एरिया में जहां वो रहते हो वहां पे प्रॉपर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा अपना पहला जन्मदिन बनाने से पहले खत्म हो जाता है तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर आता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर बताया गया है कि प्रति 1000 जो बच्चे होते हैं, 1000 बच्चों में से कितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले खत्म हो जाते हैं। आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा दुनिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी अफगानिस्तान के अंदर 47 बच्चे ऐसे हैं, 1000 बच्चों में से 47 बच्चे अफगानिस्तान में आज भी अपना पहला बर्थडे बनाने से पहले खत्म हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत का नंबर भी बहुत हाई है। हमारे भारत के अंदर 1000 बच्चों में से 27 बच्चे ऐसे हैं जो अपना पहला जन्मदिन बनाने से पहले खत्म। यह है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बाद और क्या होता है? दूसरी बात है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट से भी आप कंट्री की डेवलपमेंट को जज कर सकते हो। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि उस कंट्री की पॉपुलेशन जो 7 साल से बड़ी है वो कितना पढ़ी लिखी है, वो लिटरेसी रेट होता है। The population of a country above 7 years of age which are able to read and write is called literacy rate. हमारी कंट्री में लिटरेसी रेट का एक बड़ा अजीब सा पैटर्न है। स्टेट वाइज लिटरेसी रेट चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप केरला चले जाए तो कंट्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरला का 94%, और हमारी कंट्री में लोएस्ट लिटरेसी रेट है बिहार का विच इज ओनली 70%। तो ये भी एक मापदंड होता है, क्योंकि भाई देखो लिटरेसी रेट ज्यादा होगा, ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो ज्यादा अच्छी जॉब कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो जॉब नहीं कर सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो हाई इनकम जॉब कर पाते हैं, जिससे कंट्री के डेवलपमेंट में ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो पाता है। तो यहां पर आ जाता है लिटरेसी रेट की बात। अगली बात आ जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है, 14-15 साल की जो पॉपुलेशन है, उसमें टोटल बच्चे जो हैं 14-15 साल के, और उसमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो नेट अटेंडेंस रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंट्री के अंदर मान लेते हैं कि 14 से 15 साल के, मैं यहां पे लिख देता हूं 14 से 15 साल के मान लेते हैं 100 बच्चे हैं, और उसमें से 20 बच्चे जाते हैं स्कूल, तो 20 को जब आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये 1/5 आ जाएगा, और जो ये रेशियो होता है ये नेट अटेंडेंस रेशियो होता है। ठीक है, यानी कि 14 से 15 इयर्स की जो एज ग्रुप है उसमें जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, तो यहां पे नेट अटेंडेंस रेशियो हो जाएगा। हमारी कंट्री ने नेट अटेंडेंस रेशियो को बढ़ाने के लिए क्या किया? हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कहता है 6 से 14 साल के सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी अगर वो उसके पेरेंट्स पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब बोलोगे सर सिर्फ 14 साल? बेटा हमारी कंट्री पुअर कंट्री है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो सिंपल सरल लेमन शब्दों में बोलूं, जो हमारी जो औकात है वो अभी सिर्फ हम इतना ही पढ़ा सकते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर हम लोग एक अमीर कंट्री बन जाएंगे तो हम बच्चों को कॉलेज तक हो सकता है यूजी पीजी सब करवा दें, लेकिन अभी जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं उससे हम सिर्फ 6 से 14 साल के बच्चों तक, मतलब जो इस एज के बच्चे, उनको तो हम एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे अगर उनके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है तो ये हो जाती है आपकी नेट अटेंडेंस रेशियो। ये था तीसरा पॉइंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है पब्लिक फैसिलिटीज। अभी जो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट,
या फिर नेट अटेंडेंस रेशियो, इस सारी चीजों के ऊपर डेवलपमेंट डिपेंडेंट है। हमारी गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? इसके लिए हमारी गवर्नमेंट कई सारे पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो आइए इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज यहां पे बताना चाहता हूं मैं आप लोग को कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, पीडीएस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं उनका सर्वे करते हैं, कितने लोग कितने पैसे वाले, कितने लोग गरीब हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो लोग गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको हमें कार्ड बांटते हैं जिसे राशन कार्ड कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं, कुछ दुकानें होती है, गवर्नमेंट शॉप्स होती हैं, जहां पे बहुत ही ज्यादा कम पैसों में पूरे महीने का उनको राशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, 3 रुपए किलो गेहूं मिलता है, 2 रुपए 5 रुपए किलो चावल मिलता है, 1 रुपए किलो नमक मिलता है, केरोसिन का तेल मिलता है। मतलब कि उनको वो सब दे दिया जाता है, पूरे महीने का राशन दे दिया जाता है 40-50 रुपए में। 50 रुपए के अंदर गवर्नमेंट उनको पूरे महीने का राशन दे देती है। तो ये होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सरकार ऐसा करती क्यों है? सरकार ऐसा इसलिए करती है कि जब आपके पास खाना होगा, तो आप जब पेट भर खाना खाओगे तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी और आप बीमारियों से दूर रहोगे। तो जब आप बीमारियों से दूर रहोगे तो आप पढ़ाई लिखाई कर पाओगे, आप एक बड़े होके कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाओगे। तो जिस जिस स्टेट्स के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे हैं, उन स्टेट्स में देखा गया है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो पहली बात यहां पे ये आ जाती है। अगली बात आ जाता है व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, बॉडी मास इंडेक्स आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बॉडी मास इंडेक्स की डेफिनेशन बड़ी आसान है। आपको क्या करना है, इंसान का वेट लेना है, केजी में उसका वेट लेना है, और उसकी हाइट लेनी है मीटर में, और जो हाइट लिया आपने मीटर में उसका करो स्क्वायर और उसको आप वेट से डिवाइड कर दो, इससे निकल के आता है बॉडी मास इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल, तुम मान लेते हैं 60 केजी के हो, कम खाया करो थोड़ा, 60 केजी के हो बेटा तुम। अब जो तुम ये 60 केजी के हो, यहां पर क्या है कि तुम्हारी जो हाइट है, मान लेते तुम्हारी हाइट है 3 मीटर, ठीक है, वेट तुम्हारा लिया केजी में, हाइट तुम्हारी ली मीटर में। अब ये जो हाइट ली है इसका करना है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, तो 60 का 9 से डिवाइड कर दीजिए और जो रेशो निकल के आएगा वो होता है बॉडी मास इंडेक्स। यहां पे मैंने कुछ एक अडल्ट्स का दे रखा है कि जो अडल्ट्स होते हैं अगर उनका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 24.9 है तो वो नॉर्मल कहलाएगा, इससे कम है तो वो अंडरवेट कहलाएगा, और इससे ज्यादा है तो वो ओवरवेट कहलाएगा। इसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इस सेशन की स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरीके से इस चैप्टर में आपको 2 रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहली रिपोर्ट हमने वर्ल्ड बैंक की देखी, जिसमें हमने देखा कि वो डेवलपमेंट को सीधा सीधा इनकम से कनेक्ट कर देते हैं। उनका कहना है कि जिस कंट्री की इनकम $50,000 पर एनम है या उससे ज्यादा तो वो हाई इनकम कंट्री है, डेवलप कंट्री है, और जिनकी इनकम $2,500 पर एनम से कम है वो लो इनकम कंट्री है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ इनकम से आप डेवलपमेंट को चेक नहीं कर सकते हो, इसीलिए दूसरी रिपोर्ट हमारे काम आती है। और ये जो दूसरी रिपोर्ट है ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से निकलने वाली रिपोर्ट, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक ज्यादा सही तरीका है ये पता करने का कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप है, क्योंकि जो ये इंडेक्स है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 3 क्राइटेरिया पे डेवलपमेंट को चेक करता है। सबसे पहले ये पर कैपिटा इनकम तो लेता ही है, जो कि वर्ल्ड बैंक भी लेता था, क्योंकि इनकम तो इंपॉर्टेंट है ही ना। दूसरी बात, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखता है, यानी कि उस कंट्री के लोग कितना जीते हैं ऑन एन एवरेज। तीसरी चीज ये देखता है लिटरेसी रेट एंड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि उस कंट्री के लोग कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं और वो कितने टाइम तक वो स्कूल में रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि 1-2 साल स्कूल पढ़ा और फिर ड्रॉप कर गए। तो ये 3 क्राइटेरिया के ऊपर बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है। इस इंडेक्स में अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत की रैंक बहुत खराब है। हमारे भारत की रैंक है 130। टोटल कंट्रीज जिनको ये रैंक करते हैं वो है 189, उसमें से इंडिया की रैंक है 130। सोचिए कितने बुरे हाल हैं। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि इस रैंक में फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये था हमारा यूएनडीपी की रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया के ऊपर काम करता है। ऑन द अदर हैंड वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट होती है वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम को टारगेट करती है। तो ये हो गई हमारी अगली बात। अब हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है जब आप डेवलपमेंट भी कर लीजिए और आप अपने नेचर को खराब भी ना करें, आपका डेवलपमेंट भी हो जाए, आपका फ्यूचर भी बन जाए, आपकी प्रेजेंट जनरेशन की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए बच भी जाए। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। समझ गए आप मेरी बात? मैंने यहां पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1/3 पॉपुलेशन जो है वो अपने ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हम अपनी जरूरत से ज्यादा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले 50 साल के अंदर हमारी कंट्री के रिसोर्सेज एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो ये था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट भी हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए, ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे नेचर को नुकसान ना पहुंचे। यही था हमारा आज का लेक्चर बच्चों। क्लास 10th इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट को मैंने पूरे चैप्टर को वन शॉट में खत्म करा दिया। अगर आपको हमारा आज का इनिशिएटिव पसंद आया तो काइंडली कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। साथ ही साथ अनअकैडमी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच लेकर आए जिसका नाम है निश्चय बैच, जो 2 दिसंबर से लाइव होने जा रहा है, जिसमें मैं और मेरी पूरी टीम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश और सोशल स्टडीज 6 सब्जेक्ट्स की आपकी पूरे साल की तैयारी हम आपकी कराने जा रहे हैं 2 दिसंबर से। 40 दिन ये कोर्स चलेगा, अनअकैडमी की ऐप पे ये कोर्स चलेगा और इस कोर्स की प्राइजेस मात्र 1000 रुपए है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है। अगर आप उस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी आ जाइए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ले आइए, क्योंकि इस बैच में ना केवल 1000 रुपए में मैं आपको 6 सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कराऊंगा, साथ ही साथ इस कोर्स में हम आपको वीकली टेस्ट, सैंपल पेपर, 1-on-1 मेंटोरशिप सेशन और मेरे जो ये हाथ के बने नोट्स हैं ये सब आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो अगर आप भी इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टैप करके ना भूलिएगा। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो टिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स क्रैक इट।